बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। सबाहत बेटी की शादी की खुशी में बरकी सूरत से काम निपटा रही थी। एहसास जिम्मेदारी ने उसके जिस्म से बुढ़ापे के असरात जैसे ख़त्म कर दिए थे। आज वो अपनी हर बीमारी भूली हुई थी। लड़कियां ढोलक की थाप पर शादी ब्याह के रवायती गाने गा रही थी। सबाहत उनसे मुखातिब हुई। तहरीम और हिजाब को पार्लर गए इतनी देर हो गई है, बारात घर से चल पड़ी है, वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आई? एक लड़की दौड़ती हुई सबाहत के करीब आई। हिजाब और तहरीम तैयार होके आ गई हैं। ढोलक के करीब बैठी हुई लड़कियां ढोलक छोड़ के गुल मचाती हुई दुल्हन देखने पहुंच गईं और दोनों को हॉल में बिठा दिया। सारी लड़कियां हिजाब और तहरीम के गिर्द जमा हो गईं। सबाहत अपनी बेटियों को इस रूप में देखने के लिए बेचैन थी। सबाहत बेताबी से लड़कियों को पीछे करके अपनी बेटियों को देखने की कोशिश कर रही थी। भाई पीछे हट जाओ, अम्मा आई हैं। सानिया ने आगे बढ़कर लड़कियों को पीछे किया। सबाहत ने अपनी दोनों बेटियों को इस रूप में देखा तो बस देखती ही रह गई। दीदा जेब लहंगों में, खूबसूरत मेकअप के साथ, कीमती जेवरात में वो दोनों परियों से कम दिखाई नहीं दे रही थीं। सबाहत ने उन दोनों की पेशानी पर बोसा दिया। तुम्हारे चमकते चेहरों की तरह तुम्हारा नसीब भी चमके। हिजाब ने माँ का हाथ थाम लिया। आप हमारे पास बैठें मेरी जान, बारात आने वाली है, अभी बहुत काम पड़ा है। सबाहत ने उसके गिर्द बाहें हायल कर लीं। थोड़ी देर तक बारात भी पहुंच गई। बारातियों के इस्तकबाल के बाद उन्हें खाना पेश किया गया। फिर मुस्कुराहटों और खुशियों भरी इस रौनक में सारी रसूमात अदा की गईं। मगर जब रुखसती का वक्त आया तो खुशियों भरी सबकी आंखें आंसुओं में डूब गईं। कुरान पाक की छाँव में दोनों बहनें पिया देश से धार गईं। दोनों बहनें अपने ससुराल पहुंची तो उनका बड़े वालेहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। पूरी कोठी आतिशबाजी के शोलों में नहा गई। दोनों जोड़े स्टेज पर पहुंचे तो वहां फिर से रसूमात का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों बहनें इन रस्मों से थक गई थीं। सानिया उन दोनों के साथ ही थी। तोहफे और छोटी छोटी रसूमात का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। हिजाब और तहरीम को उनके कमरों में ले जाने लगे तो बहनें रास्ता रोक के खड़ी हो गईं कि उनके हाथों में कुछ रखेंगे तो कमरों में जाने देंगे। आयशा बेगम ने इस रस्म के लिए पहले से ही 2 अंगूठियां बनाकर रखी थीं। दोनों भाइयों ने बहनों को अंगूठियां देकर ये आखिरी रस्म भी पूरी कर दी। दोनों दुल्हनों को उनके कमरों में बिठा दिया गया। आयशा बेगम ने हिजाब को सेज पर बिठाकर उसके चेहरे को नजर भर कर देखा। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बहू, ये कहकर आयशा बेगम ने हिजाब का घूंघट गिरा दिया। अब ये घूंघट मेरा बेटा ही उठाएगा। हिजाब शर्माकर अपने ही आंचल में सिमट गई। कमरे से बाहर जाते हुए आयशा बेगम ने फैजान से कहा, बेटा बहू का ख्याल रखना। फैजान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। फैजान सोफे पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली और सिगरेट सुलगाकर उसके कश लेने लगा। थोड़ी ही देर में उसने 5 सिगरेट्स धुएं में उड़ा दी। हिजाब घूंघट में से मुताजिब नजरों से फैजान की तरफ देख रही थी। सिगरेटों के धुएं ने कमरे का माहौल आलूदा कर दिया। हिजाब को सिगरेट के धुएं से एलर्जी थी। उसका सांस लेना दुश्वार हो गया। वो खांसने लगी। फैजान के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने अपनी सिगरेट डिब्बी और एस्ट्रे उठाई और हिजाब के करीब आकर बैठ गया। हिजाब बुरी तरह खांस रही थी। फैजान ने उसका घूंघट उठाया और जलती हुई सिगरेट उसके चेहरे के करीब कर दी। आंखों में धुआं पड़ने के बायस हिजाब ने चुंदी चुंदी नजरों से फैजान की तरफ देखा। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप सिगरेट ना पिए। अभी हिजाब इतना ही कह पाई थी कि फैजान ने जलती हुई सिगरेट उसके चेहरे पर लगा दी। हिजाब चीख उठी। हिजाब ने खौफजदा नजरों से फैजान की तरफ देखा तो उसके लब कांपने लगे। आपको अगर मेरी बात बुरी लगी है तो माफ कर दें, मगर ऐसा जुल्म ना करें। उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने हिजाब को बाजुओं के हिसार में लेते हुए उसे मजबूती से जकड़ लिया। फिर दुपट्टा उसके मुंह में ठोंस दिया। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। ये कहकर फैजान ने 3-4 सिगरेट सुलगाए और उनसे हिजाब का चेहरा जगह जगह से जला दिया। तकलीफ की शिद्दत से हिजाब का चेहरा सुर्ख हो गया। आंखें बाहर को उबल पड़ी मगर उसकी चीखें उसके अंदर ही घुट कर रह गईं। उसी दौरान फैजान को खिड़की के करीब से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने फुर्ती से हिजाब के हाथ बेड से बांध दिए और तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने थोड़ी सी खिड़की खोलकर बाहर लॉन में नजर दौड़ाई। बाहर सन्नाटा था, उसे कोई नजर नहीं आया। उसने दोबारा खिड़की बंद कर दी और हिजाब के पास बैठ गया। हिजाब के हाथ पांव कांप रहे थे। उसने अपनी सफाक नजरों से हिजाब की तरफ देखा। तुम क्यों रूप बदल बदल कर मेरी जिंदगी में आ जाती हो एमन? मैंने 2 साल पहले तुम्हें
मौत के घाट उतार दिया था, मगर तुम बार बार जिंदा क्यों हो जाती हो? पिछले साल तुमने एक लड़की का रूप लेकर मेरी जिंदगी में आने की कोशिश की तो मैंने तुम्हें एक बार फिर कत्ल कर दिया, और आज तुम हिजाब का रूप लेकर मेरी जिंदगी में आ गई हो। आज फिर मैं तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। हिजाब फटी फटी आंखों के साथ नफी के अंदाज में सर हिलाती रही कि वो एमन नहीं है, मगर फिजान बिफरे हुए शेर की तरह हिजाब पर बरस रहा था। मैं तुम्हें किस कदर चाहता था, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अपनी शादीशुदा जिंदगी को तुमने अपनी बदकारी के अंधोहनाक अंधेरे में डबो दिया। ये कहकर फिजान ने तकिया उठाया और उसे हिजाब के मुंह पर रख दिया। हिजाब का सांस रुक गया। वो माहिए बेआब की तरह तड़पने लगी। तकलीफ से बेड पर जोर जोर से टांगे मार रही थी। अचानक कमरे में जैसे भौंचाल आ गया। अलमारियों में सजे डेकोरेशन पीस धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरने लगे। खिड़कियां दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। फिजान हवास बाख्ता इर्द गिर्द देखने लगा, मगर वो अपने इरादे से बाज नहीं आया। उसने तकिए पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर दी। हिजाब की तड़पती हुई टांगे अब ढीली पड़ने लगी, जैसे जिंदगी उसका दामन छोड़ रही हो। उसी वक्त एक धमाके के साथ सामने बड़ी खिड़की का शीशा टूटा और एक खौफनाक कुत्ता उस खिड़की से हवा को चीरता हुआ फिजान पर कूद पड़ा। वह खूनख्वार कुत्ता फिजान के जिस्म का गोश्त नोचने लगा। हिजाब बेसुध बेहोश पड़ी थी। बेड की चादर फिजान के खून में रंग गई। फिजान की चीखों पुकार सुनकर बहुत से लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। जरियाब और आयशा बेगम भी चिल्ला रहे थे, फिजान क्या हुआ? जब तक जरियाब ने दरवाजा तोड़ा, कुत्ते ने फिजान को अधमुआ कर दिया था। जरियाब और आयशा बेगम अंदर आए तो आयशा बेगम चीख मारकर जरियाब से लिपट गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। फिजान के जिस्म का गोश्त जगह जगह से नोच लिया गया था। किसी ने उसका चेहरा मसख कर दिया था, नकूश चीर के रख दिए थे। जरियाब हवास बाख्ता होकर भाई का सांस चेक करने लगा कि वो जिंदा भी है कि नहीं। दूसरे लोगों ने कमरे की सारी तलाशी ली। कमरे में हिजाब और फिजान के अलावा किसी और शख्स की मौजूदगी के कोई निशान नहीं मिले। बड़ी खिड़की का शीशा जो चकनाचूर हो गया था अपनी सही हालत में था। जरियाब ने अपने कजन्स की मदद से फिजान को गाड़ी में डाला। ये तो किसी दरिंदे का काम लगता है। किसी जानवर ने तेज धार नाखूनों और खूनख्वार दांतों से भाई का पूरा जिस्म जख्मी कर दिया है। जरियाब का दिल भाई के जख्मों पर रोता रहा। एक औरत हिजाब के कमरे में आई। अरे कोई दुल्हन को तो देखे, कैसे बेहोश पड़ी है। जाके उसकी बहनों को भी बुलाओ। उन्हें खबर नहीं हुई कि यहाँ क्या क़यामत गुजर गई। आयशा बेगम किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी हिजाब की तरफ हकारत भरी नजरों से देखने लगी। क्या हुआ है इसे? इसके जिस्म पर तो खराश तक नहीं आई। औरत ने हिजाब पर पानी फेंका तो वो होश में आ गई। सानिया और तहरीम कमरे में आई तो हिजाब सानिया से लिपट गई। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। सानिया ने हिजाब को अपने कंधों से दूर करके उसे शानों से पकड़ते हुए पूछा, हिजाब ये सब कैसे हुआ? हिजाब कांपती हुई आवाज में हिचकियां लेते हुए बोली, एक खूनख्वार कुत्ता खिड़की का शीशा तोड़ के अंदर आया और फिजान पर झपट पड़ा। मैंने बस इतना ही देखा, इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। आयशा बेगम किसी ज्वालामुखी की तरह फटी। कौन सा शीशा? सामने खिड़की का। वो तो जूं का तू है, वो तो कहीं से नहीं टूटा। सारी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे। बंद कमरे में किसी दरिंदे ने मेरे बेटे की चीर फाड़ कर दी और तुम कहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। या तो तुम कोई जादूगरनी हो या फिर बदकार औरत जिसने किसी को अंदर बुला के मेरे बेटे का ऐसा हाल करवाया और फिर उसे भगा के कुंडी लगा दी। आंटी आप। सानिया ने कुछ कहने की कोशिश की तो आयशा बेगम ने उसकी जुबान वहीं रोक दी। मुझे कुछ नहीं सुनना। शराफत से अपनी बहन को अपनी माँ के घर छोड़ाओ, वरना मैं इस नई नवेली दुल्हन को पुलिस के हवाले कर दूंगी। बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर से कह दो वो तुम दोनों को छोड़ाएगा। मैं इस मनहूस की सूरत इस घर में देखना भी नहीं चाहती। हिजाब रोए जा रही थी। इन हालात में कौन उसकी बात का यकीन करता कि फिजान उसकी जान लेना चाहता था। तहरीम दुल्हन के रूप में फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। आयशा बेगम ने तहरीम की तरफ देखा। तुम अपने कमरे में जाओ। तहरीम कुछ बोले बगैर अपने कमरे में चली गई। हिजाब वॉशरूम में गई। उसने दुल्हन का लिबास उतार कर सादे कपड़े पहन लिए। दुल्हन का जोड़ा और जेवरात उसने आयशा बेगम के सामने रख दिए और सानिया से मुखातिब हुई, चलो सानिया, अपनी कोई चीज नहीं लेकर जाओगी? आयशा बेगम ने लंबा सांस लिया। हिजाब ने अपनी भीगी हुई आंखों से आयशा बेगम की तरफ देखा जो उसे उस वक्त बहुत ऊंचाई पर नजर आ रही थी। वो कांपते होंठों से बोली, मैं यहाँ से बस अपनी बदनसीबी ही लेकर जा रही हूँ। आयशा बेगम ने सर झटक कर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। सानिया हिजाब को लेकर गाड़ी में बैठ गई।
गाड़ी में बैठने तक औरतें तानों के पत्थर हिजाब पर बरसाती रहीं। हिजाब अपनी घायल रूह के साथ कोठी से निकल गई। उधर सबाहत हर बात से बेखबर मेहमानों के बिस्तर लगाने में मसरूफ थी। उसे बेटियों से जुदा होने का गम भी था, मगर खुशी इस बात की थी कि उसकी दोनों बेटियों की रुखसती इज्जत के साथ हो गई और उन दोनों को अच्छा ससुराल मिला। वो गम और खुशी के एहसास में गुम अपने काम में मगन थी कि बाहर गाड़ी रुकी। सबाहत का भांजा दौड़ता हुआ सबाहत के पास आया। खाला, सानिया आपी और हिजाब आपी आई हैं। हिजाब आपी तो बहुत रो रही हैं। सबाहत के हाथ में थामी हुई प्लेट छूट गई। या अल्लाह खैर। सानिया और हिजाब घर की चौखट तक पहुंची तो वहीं खानदान की औरतों ने उन्हें घेर लिया। सवालों की बौछार से हिजाब मजीद घबरा गई। सबाहत औरतों को पीछे करते हुए बेटी के करीब आई और उसे अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए अंदर ले गई और उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड पर बिठाया। सबाहत ने सानिया की तरफ देखा। हिजाब के लिए पानी लाओ और बाहर जो खानदान की औरतें हैं उन्हें समझा देना कि अंदर ना आए। हिजाब ने आराम करना है। थोड़ी देर के बाद सानिया पानी का गिलास लेकर हिजाब के पास आई। हिजाब ने पानी पिया तो उसके लब खुश्क हो रहे थे। उसके खुश्क लब तर हुए और वो बात करने के काबिल हुई। सबाहत ने हिजाब के सर पर हाथ फेरा। क्या हुआ मेरी बच्ची? सबाहत का ये पूछना ही था कि हिजाब उनके सीने से लपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ का आंचल हिजाब के आंसुओं से भीग गया। हिजाब ने अपनी आंसुओं की जुबान से इतना तो माँ को समझा दिया कि उसका घर नहीं बस सका। सबाहत ने सानिया की तरफ देखा। मेरा दिल डूबे जा रहा है, तुम ही बताओ आखिर बात क्या है? सानिया ने सारी बात सबाहत को बताई और फिर तीखी नजर से हिजाब की तरफ देखा। मैं सिर्फ इतनी ही सच्चाई जानती हूँ, बाकी की सच्चाई आप अपनी बेटी से पूछें। सबाहत का सर चकराने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इतना कुछ हो गया, या अल्लाह, इतनी थोड़ी देर में ये क्या क़यामत टूट पड़ी। सानिया ने माँ को पानी पिलाया। माँ हिम्मत करें। सबाहत ने हिजाब को हाथों से थामा। हिजाब, तू कहती है कि एक खूनख्वार कुत्ते ने फैजान के जिस्म की चीर फाड़ करके रख दी और फिर जिस शीशे को तोड़कर वो दरिंदा सिफ्त जानवर अंदर आया था, वो शीशा अपनी असल हालत में वापस आ गया और उस दरिंदा सिफ्त जानवर की फैजान के कमरे से कोई निशानी भी नहीं मिली। अम्मा, फैजान के जिस्म पर तो उसके खूनख्वार पंजों के निशान हैं ना? हिजाब चिल्लाई और फिर वो माँ को पूरी बात बताने लगी कि किस तरह फैजान ने अपनी बीवी को और लड़की को मौत के घाट उतारा। अम्मा, फैजान ने मुझे बहुत अजियतें दी। ये देखे मेरा चेहरा जो जगह जगह से झुलसा हुआ है। मेरे मुंह पर तकिया रखकर वो मुझे मौत की नींद सुला रहा था। मैं खुद को बचाने के लिए तड़प रही थी। आखिर जिस्म निढाल होना शुरू हो गया। इससे पहले कि जिंदगी का दामन मेरे हाथ से छूटता, एक खूनख्वार कुत्ता खिड़की का शीशा तोड़ के कमरे में दाखिल हुआ और फैजान पर झपट पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ होश नहीं। सानिया सकते किसी कैफियत में हिजाब की सारी बात सुन रही थी। तुमने ये सब आंटी आयशा को क्यों नहीं बताया? सानिया ने ताज्जुब भरे लहजे में कहा। हिजाब ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो हालात थे कि कोई मेरी बात सुनता। सानिया ने आगे बढ़कर हिजाब को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके ऊपर चादर दे दी। तुम आराम कर लो, अब अपने जहन पर ज्यादा जोर न दो, मैं बाहर जाकर मेहमानों को संभालती हूँ। सबाहत हिजाब का सर दाबने लगी। सबाहत को सानिया की बुलंद आवाज में बोलने की आवाजें आने लगी। वो किसी से झगड़ रही थी। सबाहत हिजाब को कमरे में छोड़कर बाहर आई तो सानिया खानदान की औरतों के सवालों से तंग गुस्ताखाना अंदाज में बोल रही थी। सबाहत ने उसे झंझोड़ कर रख दिया। ये तरीका है बड़ों से बात करने का? अम्मा, एक तो हम लोग पहले ही इस कदर परेशान हैं, ऊपर से इन लोगों के सवालात। सबाहत सानिया को खींचकर कमरे में ले गई। हिजाब उठकर बैठ गई। क्या बात है सानिया? सानिया ने बगैर सोचे समझे लफ्जों के तीर चला दिए। बाहर कोई भी तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी पर यकीन नहीं कर रहा। हम सब जानते हैं कि तुम इस शादी से खुश नहीं थी। शादी से इनकार कर दिया होता मगर यूं दो खानदानों को बर्बाद मत करती। हिजाब का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम भी सानिया? सानिया ने सर्द मोहरी से सर को झटका। घर से बाहर हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों के बारे में कौन क्या जाने। सबाहत ने सानिया के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। बकवास बंद करो, तुम अपनी बहन के किरदार पर शक कर रही हो। सानिया कुछ जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर चली गई। सबाहत जैसे खड़े खड़े जमीन पर गिर गई। या अल्लाह, और कितने दुख हैं हमारे नसीब में। अब तो इन बूढ़ी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। उसने चारपाई की पायंती से अपना सर पटक दिया। बुढ़ापा कुछ नहीं कहता मेरे रब, औलाद के गम उसे रोग बना देते हैं। हिजाब जो अपने खानदान के लिए खुशियां समेटने निकली थी, आज उनके लिए गम का बाइस कैसे बन गई। सबसे बेहतर तो ये था कि मैं फैजान के हाथों कत्ल हो जाती। आज जो दाग मेरे दामन में लग गया वो तो न लगता। इन दिल खराश सोचों में डूबी हिजाब बस रोए जा रही थी। 2-4 रोज तक फैजान का अस्पताल में इलाज चलता रहा।
उसके अस्पताल से फारिग होने के बाद आयशा बेगम ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके हिजाब को तलाक का नोटिस भेज दिया। एक बार फिर हिजाब के चेहरे पर किसी ने बेइज्जती का तमाचा मार दिया। तहरीम का फोन आया तो सबाहत से उसकी बात हुई। सबाहत काफी देर तक बेटी से दिल का बोझ हल्का करती रही। फिर उसने तहरीम से हिजाब से मिलने की बात की तो हिजाब ने माँ से फोन ले लिया। तहरीम, तुम्हारी बहन बहुत अकेली रह गई है, बिल्कुल टूट फूट गई है। अपनी उस गमजदा बहन से मिलने नहीं आओगी? कुछ देर तहरीम खामोश रही। फिर वो जिस लहजे में बोली वो हिजाब के लिए गैर मुतवक्का था। तुमने मुझे अपने ससुराल में जितना रुस्वा करना था कर लिया। अब अगर चाहती हो कि मेरा घर बसा रहे तो मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। अम्मा से मैं किसी न किसी तरह मिल लिया करूंगी, मगर तुमसे अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। रसीवर हिजाब के हाथ से छूट गया। सबाहत ने तहरीम की बात सुन ली थी। उसने हिजाब से कुछ कहे बगैर रसीवर फोन पर रख दिया। मगरिब की नमाज के बाद सबाहत खामोशी से जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। घर के गंभीर सन्नाटे में अजीब सा सुकूत छाया था। गमों के अंदोहनाक अंधेरों में डूबी हुई माँ बेटी को सहन की लाइट्स ऑन करने का भी होश नहीं रहा। हिजाब कपड़े समेटने सहन में आई तो अंधेरा देखकर उसे माँ की फिक्र हुई। अम्मा तो हमेशा मगरिब के वक्त लाइट्स ऑन करती हैं या मुझे कह देती हैं। आज अम्मा ने मुझे भी नहीं कहा। उसने सहन की लाइट जलाई और सबाहत के कमरे में गई। सबाहत ने हिजाब को कमरे में आते हुए देखा तो अपने खुश्क होंठों को सुकेड़ते हुए बमुश्किल बोली, पानी। हिजाब ने जल्दी से जग से पानी गिलास में डाला और माँ की तरफ बढ़ी। सबाहत इस तरह निढाल थी कि खुद से उठ भी ना सकती थी। हिजाब ने उसे सहारा देकर बिठाया और उसे पानी पिलाया। सबाहत का जिस्म सर्द पड़ रहा था, आंखें बोझल हो रही थी। हिजाब ने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने सबाहत का मुकम्मल मुआयना किया और फिर फौरी इंजेक्शन दिया। उनके साथ नर्स भी थी जिसने सबाहत को ड्रिप भी लगा दी। हिजाब बहुत परेशान थी। आखिर अम्मा को हुआ क्या है? हिजाब ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने हिजाब को कमरे से बाहर आने का इशारा किया। हिजाब डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर चली गई। डॉक्टर ने इंतहाई तहम्मुल से कहा, अब आपकी वालदा खतरे से बाहर है। आपकी अम्मी का ब्लड प्रेशर इस कदर लो हो गया था कि अगर उन्हें फौरी ट्रीटमेंट ना मिलती तो उनकी जान को खतरा था। इस ड्रिप के बाद उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, ये पहले जैसी हो जाएंगी, मगर आपने ये ध्यान करना है कि इन्हें किसी किस्म का शौक न लगे और इनको दवाएं बर वक्त खिलाएं। बाकी खुदा खैर करेगा, मैं चलता हूँ। नर्स ने हिजाब को ड्रिप बंद करने के बारे में समझाया और फिर वो भी चली गई। रात भर हिजाब माँ के सराहने बैठी रही। सुबह हुई तो सबाहत की तबीयत कदरे बेहतर थी। हिजाब ने अपने लिए और माँ के लिए नाश्ता बनाया और माँ के पास ट्रे लेकर बैठ गई, मगर सबाहत तजब्जब सी कैफियत में किसी सोच में उलझी हुई थी। अम्मा नाश्ता कर लें। हिजाब ने ट्रे सबाहत की तरफ बढ़ाई। हिजाब, मेरा मोबाइल तो उठा दो। सबाहत ने परेशान कुन लहजे में कहा, आपने इतनी सुबह किससे बात करनी है? पहले नाश्ता तो कर लें। मेरा नाश्ते में मन नहीं है, तुम मेरा मोबाइल लाओ। हिजाब ने सबाहत को मोबाइल दिया। सबाहत ने मोबाइल से नंबर मिलाया। वो किसी खातून से बात कर रही थी। हेलो रिफत, क्या हाल है? बच्चे कैसे हैं? खावंद कैसा है? रिफत ने आगे से गिले शिकवे शुरू कर दिए। सबाहत ने नदामत भरे लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं किस कदर मसरूफ थी। 1 माह पहले तुमने बताया था कि तुमने अपना पुराना घर छोड़कर नया घर लिया है। दिल तो बहुत चाहता था कि तुम्हारा नया घर देखूं, मगर फुर्सत ना मिल सकी। रिफत सबाहत की काफी पुरानी सहेली थी। इंतहाई खुलूस से बोली, तो अब आ जाओ। फैसलाबाद कौन सा दूर है? मुरव्वत हो तो इंसान फासले नहीं देखता। सबाहत बहुत जल्दी असल मौजू की तरफ आ गई। पुराना घर किराए पर चढ़ गया है? नहीं, अभी तक तो खाली पड़ा है। रिफत ने कहा, मैं अभी तुम्हें पूरी तफसील नहीं बता सकती, मगर इतना समझ लो कि तुम्हारी सहेली को आज तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है। हाँ सबाहत, बताओ क्या परेशानी है? मुझसे जो भी कुछ हो सका मैं करूँगी। मुझे तुम्हारा घर किराए पर चाहिए। मैं ये शहर जल्द अज जल्द छोड़ना चाहती हूँ। अगर तुम हाँ कह दो तो मैं आज रात ही अपने घर का सामान बुक करवा दूंगी। सबाहत की बात सुनकर रिफत परेशान हो गई। घर तो तुम्हारे लिए हाजिर है, मगर ऐसी क्या जल्दबाजी? बस यूं समझ लो कि मेरी अपनी ही औलाद ने मेरे सीने पर खंजर चला दिया है। सबाहत खुद पर काबू न पा सकी और फूट फूट कर रोने लगी। सबाहत, हिम्मत रखो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अपने पुराने घर की सफाई करा देती हूँ। तुम आज रात ही अपना सामान बुक करा दो। सबाहत को जैसे तस्कीन मिल गई। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी रिफत, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सबाहत ने फोन बंद किया तो हिजाब माँ की तरफ सरासीमा नजरों से देख रही थी। इतना बड़ा फैसला आपने यूं अचानक ले लिया? आप जानती हैं कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर चाहती हो कि मेरी तबीयत ठीक रहे तो जो मैं कर रही हूँ उसमें मेरा साथ दो। तुम नाश्ते से फारिग होते ही पैकिंग शुरू करो। छोटी छोटी चीजें पैक कर लो। भारी अशिया के लिए ट्रक ड्राइवर से कह दूंगी, 7 लड़के ले आएगा। सारा काम हम अकेले? सबाहत ने हिजाब को
पूरी बात भी नहीं करने दी। हम अकेले हैं, कोई नहीं है हमारा। वैसे भी इतने सालों से सारे काम अकेली ही कर रही हूँ, तो ये काम क्यों नहीं कर सकती। बस जिन्होंने तुमसे वास्ता तोड़ दिया उनका मुझसे भी कोई वास्ता नहीं। मुझे अपनी उन दोनों बेटियों की शक्ल नहीं देखनी। और सुनो, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हिजाब खामोशी से पैकिंग में मसरूफ हो गई। वो सबाहत से कोई बहस ना कर सकी। सबाहत ने वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। घर का सामान उसने रात ही रात में फैसलाबाद पहुंचा दिया और अगली सुबह घर को कुफल लगाकर माँ बेटी फैसलाबाद के सफर पर रवाना हो गई। तकरीबन 2 बजे वो रिफत के घर पहुंची। दोपहर का खाना उन्होंने वहीं खाया। फिर वो उन्हें अपनी गाड़ी में अपने पुराने घर ले गई जहाँ उनका सामान पड़ा हुआ था। रिफत ने चाबी हिजाब को थमा दी। ये लो, ताला खोलो, अब ये तुम्हारा घर है। घर काफी पुराना और खस्ता हाल था। हिजाब खोई खोई सी घर की दरो दीवार की तरफ देखती जा रही थी। उसे अपने घर की दरो दीवार याद आ रही थी जिसकी एक एक ईंट में उसके वालिद का प्यार बसा था। वो तो अपनी बेटियों को साइबान दे गए थे, मगर वो साइबान रवाजों की भींट चढ़ गया था। क्या सोच रही हो हिजाब बेटी, अंदर आ जाओ। रिफत के पुकारने पर हिजाब ने अपनी भीगी आंखें उससे चुरा ली। सबाहत ने घर के वस्ती हिस्से में दाखिल होकर सारे कमरों की तरफ नजरें दौड़ाई। ये क्या रिफत, तुमने तो सामान अपनी जगह पर सेट भी कर दिया है और घर की सफाई भी करवा दी है। रिफत ने सबाहत को शानों से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। तुम लोग आराम करो, मैंने अपने जहन के मुताबिक सेटिंग कर दी है। बाकी तुम लोग जैसे मुनासिब समझो तब्दीली कर लेना। थोड़ी देर बैठने के बाद रिफत अपने घर चली गई। जाते हुए ये भी कह गई कि रात का खाना उसके घर से आ जाएगा। सबाहत अपना किचन सेट कर ले। हिजाब और सबाहत ने मिलकर घर की सेटिंग मुकम्मल की। बेजान चीज़ों को तो हिजाब समेट रही थी, मगर अपनी ज़ात को तो नहीं समेट पा रही थी, जो कई टुकड़ों में बिखर गई थी। वो इतने बड़े हादसे के असर से बाहर नहीं आ पा रही थी। किचन सेट करने के बाद माँ बेटी थक के बैठ गईं। सबाहत ने सोफे की पुश्त से सर टिका दिया। मैंने किचन में चाय का सामान रख दिया है, चाय बना लो, बहुत थकावट हो रही है। हिजाब ने उठकर अपने लिए और माँ के लिए चाय बना ली। 2 चाय के कप लिए सबाहत के पास बैठ गई। हिजाब ने अनजान सी नजरों से चारों तरफ देखा। अम्मा, हमारा तो कुछ भी अपना नहीं रहा, ना कोई रिश्ता अपना, ना ही घर अपना। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, इससे बेहतर तो ये था कि मैं दुल्हन बन के पिया देश सिधारने की बजाय अपने आखिरी सफर पर रवाना हो जाती। मेरी वजह से आपका सब कुछ खत्म हो गया। मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं, इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? ये सब तो उस रब की ज़ात तय करती है। हम तो हालात के हाथों की कठपुतलियां हैं। अपनों की बातों के तीर सहने से तो बेहतर है कि हम अकेले रह लें। मैं नहीं चाहती कि सानिया और तहरीम को पता चले कि हम कहाँ हैं, मगर माँ, वो तो आपका खून है, आपके जिस्म का हिस्सा है। आप उन्हें नहीं भूल सकती। जब जिस्म का कोई हिस्सा नासूर बन जाए तो उसे भी काट फेंकते हैं, चाहे उसके बगैर गुजारा कितना ही मुश्किल हो। बस मैंने कह दिया है कि हम अपनी यहाँ रिहाइश के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तुम अब दोबारा मुझसे इस मौजू पर बात मत करना। मेरी बेटियां मेरे लिए मर गई हैं और मैं और तुम उनके लिए। अम्मा, इस कदर तलख मिजाज कैसे हो गई? जीते जी मरना इतना आसान नहीं। जो कुछ तेरे साथ हुआ उसके बाद तो मैं जिंदा लाश हूँ। मैंने तुम्हें कहा है ना कि बस अब इस मौजू पर मुझसे बात ना करना। सबाहत अपना घर तो फरोख्त कर चुकी थी, मगर उसने घर ढूंढने के लिए 1 माह की मोहलत मांगी थी और वह घर उसने बहुत जल्दी छोड़ दिया। फैसलाबाद शिफ्ट होने से पहले वो मालिक मकान को घर की चाबियां दे आई थी। सानिया और तहरीम के लिए माँ का अचानक इस तरह घर छोड़कर चले जाना बहुत परेशानी की बात थी। उन्होंने सबाहत को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी माँ को ढूंढ ना सके। हिजाब ने एक छोटे से स्कूल में जॉब कर ली। थोड़े पैसों में ही माँ बेटी की गुजर बसर हो जाती थी। हिजाब को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। हिजाब घर का सारा काम खुद ही करती थी। 6 माह गुजर गए। अपनों से बिछड़ने का गम माँ बेटी को अंदर ही अंदर घायल कर रहा था, मगर वो दोनों एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करती रहीं और ये दो रुखी उन्हें खोखला करती जा रही थी। हिजाब ने कई बार मुलाजमा रखने के बारे में सोचा, मगर सबाहत किसी भी गैर पर भरोसा करने से डरती थी। शाम का वक्त था। गली में दूर दूर तक सन्नाटा था। हिजाब गमलों में पानी डाल रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। हिजाब, देखो दरवाजे पर कौन है? अंदर से सबाहत ने कहा। हिजाब ने पानी का वाल्व बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजे के करीब खड़े होते हुए पूछा, कौन है? बाहर से कोई आवाज नहीं आई। हिजाब ने एक बार फिर पूछा, कौन है बाहर? जवाब में खामोशी ही थी। अम्मा, लगता है कि बाहर कोई है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। ये कहकर हिजाब दोबारा पानी का वाल्व खोलने लगी तो दरवाजे के पास से आवाज आई, मैं हूँ, शाहजी। हिजाब दोबारा दरवाजे के पास गई। कौन शाहजी? सबाहत कमरे से बाहर आई। हिजाब,
दरवाजा खोल दो। हिजाब ने उस कदीम तर्ज के दरवाजे की जंजीर वाली कुंडी खोली तो बाहर एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। वो सफेद कुर्ता शलवार में मलबूस था। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि हिजाब के लहजे में नरमी आ गई। जी, आपको किससे मिलना है? सबाहत हिजाब के पास खड़ी हो गई। क्या बात है बाबा जी? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई काम चाहता हूँ जिससे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। मुझे इस उम्र में कोई काम नहीं देता, मगर यकीन करो मैं खाना बहुत अच्छा पकाता हूँ, पौधों का काम भी जानता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ, घर का सौदा सुल्फ भी ला दिया करूँगा। हिजाब ने बुजुर्ग की सारी बात सुनने के बाद सर झुकाते हुए कहा, शाहजी हमें माफ करना, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम मुलाजिम रख सके। बुजुर्ग ने अपने बूढ़े हाथों को नफी के अंदाज में हिलाया। नहीं, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं, जितने आप दोगी मैं ले लूंगा, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हिजाब ने एक बार फिर बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की तो हिजाब ने उसे खामोश होने का इशारा किया और खुद बात करने लगी। तुम्हारी रिहाइश कहाँ है? बुजुर्ग ने कुछ सोचकर जवाब दिया, आपके घर की 2 गलियां छोड़कर जो परचून की दुकान है उसके ऊपर चौबारे में रहता हूँ। उसने एक दिल दुकानदार ने वो चौबारा मुझे ऐसे ही दे रखा है, वो मुझसे किराया नहीं लेता। सबाहत ने उस बुजुर्ग में कोई ऐसी बात देखी कि उसने ज्यादा सोचे समझे बगैर उसे काम पर रख लिया। शाहजी आप कल से काम पर आ जाइएगा। जैसा आपने कहा कि आप खाना अच्छा बनाते हैं, पौधों की हिफाजत कर लेते हैं, घर का सौदा सुल्फ ले आते हैं, हमारे घर में आपको यही काम करने हैं। आपको मुनासिब तनख्वाह मिल जाएगी। शाम के वक्त आप अपने घर चले जाया करना। ठीक है बेगम साहिबा, खुदा आप पर अपना करम रखे। आपने एक बूढ़े को सहारा दिया। बूढ़े के जाने के बाद सबाहत ने दरवाजा बंद किया। उस बूढ़े को क्या पता कि हम तो खुद बेसहारा हैं। सबाहत ने दरवाजे की कुंडी लगाते हुए कहा। सबाहत सेहन में बिछी चारपाई पर बैठी थी। अम्मा, आपने उस बूढ़े को मुलाजिम क्यों रखा? घर का काम है ही कितना, मैं कर लेती हूँ। वैसे भी हम किसी को जाने बगैर नए शहर में कैसे किसी पर भरोसा कर सकते हैं? नए शहर में अकेली औरतों का भी तो गुजारा मुश्किल है। बाहर के काम भी कर लेगा तो हमें काफी सहारा मिल जाएगा। वैसे भी इन बूढ़ी आंखों में इतनी सलाहियत तो है कि बंदे की पहचान कर सके। वो बूढ़ा शख्स एतबार के काबिल है। हिजाब खामोश हो गई। मजीद वो कुछ ना कह सकी। अगले रोज ही शाहजी ने अपनी ड्यूटी संभाल ली। शाहजी ने अपना काम इतने अच्छे तरीके से संभाला कि चंद ही दिनों में वो घर के फर्द की तरह हिजाब और सबाहत की जरूरत बन गया। वो बुजुर्ग इंतहाई इबादत गुजार और खुदा के कलाम का विर्द करने वाला नरम मिजाज शख्स था। उसकी मौजूदगी में हिजाब और सबाहत को अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता। सांसें चल रही थीं, इसलिए माँ बेटी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने में मसरूफ हो गईं। उन्हें इस जिंदगी को गुजारना था जैसे भी हो, जिस जिंदगी में न खुशियाँ थी, ना उम्मीद और ना कुछ पाने का जुनून। अपनों की ठोकरों की अज़ियतें दामन में समोकर माँ बेटी उस घर में छुपकर बैठ गई थी। हिजाब और सबाहत मोहल्ले में भी किसी के घर नहीं जाती थी। लोगों से भी ताल्लुकात को महदूद रखा। काम से फारिग होने के बाद हिजाब कोई न कोई किताब लेकर सहन में बैठ जाती थी। वो सुल्तान बाहू का सूफियाना कलाम पढ़ रही थी। शाहजी उसके लिए चाय लाए। उसने सरसरी सी नजर किताब पर डाली। सुल्तान बाहू को पढ़ रही हैं? लगता है आप जिंदगी की हकीकत जान गई हैं। क्या मतलब? हिजाब ने सवालिया नजरों से शाहजी की तरफ देखा। शाहजी घास पर बैठ गए और धीमे से लहजे में बोले, ये दुनिया फानी है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इन मादी ख्वाहिशात के पीछे इंसान अपनों के प्यार को ठुकरा देता है और खुद ही एक दिन ये मालो दौलत ठुकरा कर खालिक हकीकी से जा मिलता है। आंसू लेकर ही इस दुनिया में आता है और आंसू लेकर ही इस दुनिया से चला जाता है। हिजाब जैसे कहीं खो गई। शाहजी, अगर जिंदगी ही इंसान के लिए बोझ बन जाए, जैसे किसी शायरा ने कहा है, मेरे लहजे में है मौत जैसी खामोशी, अपने मजार पर जैसे हमें दिया जलाना है। शाहजी ने हिजाब की तरफ देखा। अगर जिंदगी में मौत जैसे सन्नाटे आ जाएं, तो इन सन्नाटों को छोटी छोटी खुशियों से दूर करना चाहिए। अगर नसीब में खुशियाँ ना हो तो ऐसी मायूसी भरी बातें नहीं करते, खुदा नाराज होता है। मेरी एक बात याद रखो, कितनी परेशानियां हो, खुदा की इबादत करते रहो। खुदा इन परेशानियों से निपटने की तरगीब खुद देता है। शाहजी की ये बातें सुनकर हिजाब ने शाहजी से पूछा, आपने कभी हमसे कोई सवाल नहीं किया कि हम इस तरह अकेली क्यों रहती हैं? हमारा कोई खानदान है या नहीं? कभी हमारे अब्बू के बारे में नहीं पूछा, ना ही ये जानने की कोशिश की कि मेरा कोई भाई है या नहीं। शाहजी ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। कुछ बातें पूछे बगैर मालूम हो जाती हैं। वैसे भी मुझे इन बातों से क्या लेना देना। मैं तो बस ये जानता हूँ कि आप और आपकी वालिदा अच्छी इंसान हैं, अच्छी मुसलमान हैं। खुदा आप दोनों को अपने अमान में रखे और आपकी सारी परेशानियां दूर करे। ये कहकर शाहजी अपने घुटनों पर दोनों हाथ रख के
बमुश्किल उठे। आपको जमीन पर बैठने से इतनी मुश्किल होती है तो कुर्सी पर बैठ जाते, हिजाब ने कहा। शाहजी ने इनकसारी से जवाब दिया। मुलाजिम मालकान के सामने बिलमुकाबिल नहीं बैठते। हिजाब ने शाहजी की बात को रद्द करते हुए कहा, नहीं शाहजी, हम में से कोई कमतर या अफजल नहीं। काम करने वाला और काम लेने वाला दोनों ही एक दूसरे की जरूरत होते हैं। आप कभी इस तरह मत सोचना। आप चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। आपके हाथ की चाय पीने के बाद मुझे अपने हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती। अगर आप कहें तो मैं फजर की नमाज के बाद ही आ जाया करूँगा। नाश्ते के लिए चाय खुद ही बना दिया करूँगा। हिजाब ने नफी के अंदाज में सर हिलाया। नहीं, आप बुजुर्ग हैं, हम आपको इतनी तकलीफ नहीं देंगे। शाम की चाय तो आपके हाथ की मिल ही जाती है। अम्मा किधर हैं? वो अपने कमरे में हैं, मैंने उन्हें चाय दे दी है। ये कहकर शाहजी चले गए।